हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आर के सर आपके यूट्यूब चैनल परिवार आर के कंसेप्ट ट्यूटर में आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता है आजकल 10वां बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्रेज बहुत अच्छा चल रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो सिलसिला है जब से शुरू हुआ है तब से परीक्षा में नंबर लाना आसान हो गया है। ये विद्यार्थियों की सोच है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो एक नंबरिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसके लिए किताब के पाठ को बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, जिसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयारी के लिए एक ज़बरदस्त सफलता की रणनीति की शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के परिवर्तन भौतिकी का पहला चैप्टर की हमने पार्ट 1 देखा है। आज हम लोग उसी के अगले जो पार्ट है 2 को देखने के लिए यहाँ हम लोग हाजिर हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आपके जो पार्ट 2 है उसकी शुरुआत करें। और आज जो है प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें हमने उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया है जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से आने के बहुत 100% मायने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, और जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तुएं के नाम से जाना जाता है। आगे है, वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों द्वारा या धूल कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर फैलाने की घटना प्रकीर्णन कहलाता है। चारों ओर फैलाने की घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अगला पॉइंट है, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है अपसारी डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। और जो प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकलकर समानांतर गमन करती है उन्हें समानांतर किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और वैसी प्रकाश की किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर या प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर जब इकट्ठा होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक छोटा सा भाग पार करता है बाकी वापस लौट जाता है उस पदार्थ को पारभासी कहा जाता है। और जिसमें प्रकाश पूरा आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहा जाता है। और जिसमें प्रकाश पार बिल्कुल भी नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अगला पॉइंट है, किसी अपारदर्शी या पारभासी अपारदर्शी या पारभासी वस्तु से टकराकर प्रकाश के लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश की किरणों से घटने वाली घटना को चित्रों द्वारा दर्शाना किरण आरेख कहलाता है। जब प्रकाश की जो भी घटना होती है जिस चित्र से हम दिखाते हैं उसे प्रकाश का किरण आरेख कहा जाता है। अगला पॉइंट है, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। जो प्रकाश स्रोत से आती है और सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। टकराने के बाद जो वापस लौट के जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब खींचने के दौरान बनता है वे दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है, समतल सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की लंबवत किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है जिस दिशा से आती है टकराती है
उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ऐसे अवस्था में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो टकराने के बाद जो इस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती हैं। जो मिल जाती हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, और जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। अगला पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। यही जवाब होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। जो आकार होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। साथ ही साथ वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये ही बराबर होती है। एक बार परीक्षा में पूछ दिया था कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो बताइए प्रतिबिंब और लड़के की बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों आपको पता है दोनों की दूरी बराबर होती है, तो लड़के से दर्पण की दूरी 2 मीटर और दर्पण के अंदर 2 मीटर प्रतिबिंब की दूरी, यानी टोटल दूरी हो जाएगा 4 मीटर। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण में जब वस्तु F और P के बीच में हो, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब वस्तु का आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ दोस्तों, जब वस्तु को हम अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, वैसे अवस्था में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा होगा, आवर्धित होगा और वो आभासी होगा। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। जी हाँ दोस्तों, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उसका भी आवर्धित प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, इसीलिए वो वास्तविक माना जाता है। अगला पॉइंट है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन वह जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु के आकार के बराबर के मामले में जो समतल दर्पण है और अवतल दर्पण है, ये दोनों ऐसे दर्पण हैं जो किसी न किसी स्थिति में एक बार ये वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में टॉर्च या हेडलाइटों में, सौर भट्टियों में तथा नाक, कान या गले के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तल दर्पण का प्रयोग स्कूटर या मोटर वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि यह जो आईना होता है, दर्पण होता है, एक बहुत बड़े से क्षेत्र को कवर कर लेता है और इसमें बड़ी बड़ी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और छोटा नज़र आता है, और सामने जो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है वो पीछे वाली गाड़ी को आसानी से देख लेता है, चाहे वो गाड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका छोटा प्रतिबिंब उसके दर्पण में दिखाई दे देता है। अगला पॉइंट है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो दर्पण समतल हो या दर्पण आपका अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु का दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी कभी धनात्मक होती है तो कभी ऋणात्मक होती है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वैसे अवस्था में उसकी दूरी ऋणात्मक होती है, और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसका जो दूरी होता है वो धनात्मक होता है। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होता है। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होता है। अगला पॉइंट है दर्पण सूत्र को जो आपको याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। दर्पण सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकलों को हल करने में काम आता है, तो इसलिए मैंने इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी दे दिया है ताकि आप आसानी से इसे याद रखेंगे। अगला है आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। कभी कभी इसका संबंध वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी लिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आवर्धन बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी से भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आवर्धन होता है ना, वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है उसी पर निर्भर करता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो नीचे की ओर बनता है, जिससे उसकी ऊंचाई माइनस में होती है, इसीलिए इसका आवर्धन भी ऋणात्मक होता है। जबकि वस्तु का प्रतिबिंब अगर आभासी बने तो उसका आवर्धन धनात्मक होता है, क्योंकि वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है वैसा अवस्था में ऊपर की ओर बनती है। तो इतने सारे जो क्वेश्चन रहे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर का, मेरा अब उम्मीद है कि अब इससे बाहर क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ ही नहीं सकता। अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो चैप्टर 1 का जो फिजिक्स का चैप्टर है उससे आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि आपके अन्य दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जो नए हमारे वीडियोज को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे नए नए कंटेंट आपको देता रहूं। धन्यवाद।